बच्चों, आज की इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीटा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन के लिए E2 मैकेनिज्म। पिछले क्लास में हमने देखा था E1 मैकेनिज्म। सबसे पहले हम बीटा एलिमिनेशन एक बार फिर से देखते हैं। बीटा एलिमिनेशन में टू सब्स्टिट्यूएंट, किसी सबस्ट्रेट से टू सब्स्टिट्यूएंट्स एडजेसेंट पोजीशन से रिमूव होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये कार्बन अगर अल्फा कार्बन है तो इसका एडजेसेंट कार्बन बीटा कार्बन कहलाएगा। अल्फा कार्बन से क्लोरीन एटम रिमूव होते हैं और इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम -HCl। तो इसमें देखिए अल्फा कार्बन से Cl- निकला और बीटा कार्बन से H+। इट मीन्स वह एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें टू सब्स्टिट्यूएंट रिमूव होते हैं, वन एज इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकेंड एज न्यूक्लियोफाइल। In this reaction, from beta position remove H+ and from alpha position remove Cl-, Cl- as nucleophile and H+ as electrophile। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, एडजेसेंट पोजीशन से दो ग्रुप रिमूव होते हैं, एज ए इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकेंड एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब इसके बाद हम देखेंगे E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन, इसका वर्ड मीनिंग है बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके नेम में ही है बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जिससे ये क्लियर है कि यह रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रेट इक्वेशन को फॉलो करेगा। E2 रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रेट को फॉलो करता है, यानी कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बेस के कंसंट्रेशन दोनों के वेरी करने से इसका रिएक्शन रेट वेरी करता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे महत्वपूर्ण E2 रिएक्शन होता है। इसमें SN2 की तरह से स्ट्रांग बेस और हाई टेम्परेचर फेवर्ड बाई स्ट्रांग बेस एंड हाई टेम्परेचर। E2 रिएक्शन में स्ट्रांग बेस और टेम्परेचर हाई रखने पर E2 रिएक्शन फेवर करता है। यह रिएक्शन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बेस कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करता है। इस कारण इसे बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। E2 रिएक्शन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये सोडियम एथॉक्साइड एक स्ट्रांग बेस है। इसको हम ट्रीट करते हैं 2-ब्रोमोप्रोपेन से। एज ए रिजल्ट प्रोपीन और एथेनॉल बनता है। देखिए, यह एथॉक्साइड आयन यहाँ से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और एज ए रिजल्ट प्रोपीन बनता है और एथेनॉल।
एथॉक्साइड आयन एक स्ट्रांग बेस होता है, इसमें हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। फिर से देखते हैं, एथॉक्साइड आयन एक स्ट्रांग बेस है, इसको ट्रीट कराते हैं हम 2 ब्रोमो प्रोपेन से, हाई टेम्परेचर रखते हैं, एज ए रिजल्ट प्रोपीन, एथेनॉल और ये ब्रोमाइड आयन प्राप्त होता है। तो ये हमारा E2 रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब इसको हम समझेंगे इसके मैकेनिज्म के स्टडी से, ये रिएक्शन किस तरह से होता है ये क्लियर होगा इसके मैकेनिज्म के स्टडी से। मैकेनिज्म ऑफ E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन 1 स्टेप कंसर्टेड प्रोसेस होता है। 1 स्टेप E1 में हमने देखा था कि स्टेप फर्स्ट में कार्बोकैटायन जनरेट करता था वह कार्बोकैटायन 1-2 शिफ्टिंग से स्टेबलर कार्बोकैटायन में बदलने के लिए रीअरेंजमेंट भी शो करता था। लेकिन यह E2 मैकेनिज्म 1 स्टेप कंसर्टेड प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनेगा। इसके मैकेनिज्म में केवल एक ही स्टेप होता है, तो देखिए ये एल्कोक्साइड आयन है, एल्कोक्साइड आयन एक स्ट्रांग बेस होता है, ये यहाँ से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। स्ट्रांग बेस क्या होते हैं, बेस कौन होते हैं जो H+ को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, और न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं जो पॉजिटिव कार्बन सेंटर पर अटैक करते हैं। देखिए बेस और न्यूक्लियोफाइल, सिमिलरिटी है, दोनों के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेस के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियोफाइल के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेस किसके लिए जाना जाता है, H+ एब्स्ट्रैक्ट करता है, H+, और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड विथ पॉजिटिव कार्बन सेंटर। जनरली हम कंफ्यूज रहते हैं कि बेस और न्यूक्लियोफाइल सेम होता है, वास्तव में सेम होते हैं लेकिन बेसिक डिफरेंस है। बेस क्या होते हैं, H+ एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड विथ पॉजिटिव कार्बन सेंटर। सभी बेस न्यूक्लियोफाइल होते हैं लेकिन सभी न्यूक्लियोफाइल बेस नहीं होते हैं। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ देखते हैं एल्कोक्साइड क्या है, एक स्ट्रांग बेस है, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है और ये इस बांड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करते हैं, ये बांड डबल बांड हो जाता है, तो 2, 3, 4 और ये 5, कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती है, तो जो ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करते हैं ये आपका ब्रेक कर जाता है। तो इसका एक ट्रांजिशन स्टेट हम बनाते हैं, देखिए इस ट्रांजिशन स्टेट को ध्यान से देखिए, ये एल्कोक्साइड आयन यहाँ से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है,
इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करते हैं, कार्बन की वैलेंसी 5 ना हो जाए इस वजह से यहाँ जो ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करते हैं ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। तो इसको हमने दिखाया है यहाँ हाफ बॉन्ड मेकिंग एंड हाफ बॉन्ड ब्रेकिंग, पार्शियल नेगेटिव। ये टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ पार्शियल हो गया और यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, हाफ एंड हाफ, पार्शियल एंड पार्शियल मिलके फुल नेगेटिव। तो यहाँ से देखिए एल्काक्साइड आयन इस हाइड्रोजन को अपने से ऐड करता है, जो ही ये ऐड करता है ये यहाँ शिफ्ट करते हैं, यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड होता जाएगा और जो ही ये पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है ये बॉन्ड ब्रेक होता जाता है। ये पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग एंड पार्शियल बॉन्ड मेकिंग इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो ध्यान से देखिए इस कंसर्टेड मैकेनिज्म को। कंसर्टेड मैकेनिज्म मतलब वे मैकेनिज्म जो वन स्टेप प्रोसेस से कंप्लीट होते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म कहलाते हैं। E1 रिएक्शन में हमने देखा था कि वह रिएक्शन 2 स्टेप मैकेनिज्म से होता था। स्टेप फर्स्ट में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता था जो एक स्लो स्टेप था और सेकंड में एक फास्ट अटैक होता था। इसमें देखिए एक ही स्टेप में होगा, ये एल्काक्साइड आयन इस CH+ को एक्सट्रैक्ट करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करते हैं, साइमल्टेनियस ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एज ए रिजल्ट एल्कीन, एल्कोहल और ये ब्रोमाइड आयन प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने इसका टोटल मैकेनिज्म देखा। इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखने पे देखिए एक स्पेशल पॉइंट इसमें दिखाई देगा कि ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन। अगर बीटा हाइड्रोजन ना हो, वे हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन से अटैच होते हैं बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो इन केस ऑफ बीटा हाइड्रोजन अब्सेंट होगा तो E2 एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि E2 एलिमिनेशन के लिए बीटा हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। फॉर E2 एलिमिनेशन बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। E1 के केस में हमने देखा था कि बीटा पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन नहीं होता है तो रीअरेंजमेंट से वहाँ हाइड्रोजन आ जाता है, या रीअरेंजमेंट की वजह से कोई दूसरा कार्बोकैटायन जो स्टेबलर होता है वो बन जाता है और नेक्स्ट स्टेप में वहाँ से मेन प्रोडक्ट बनता है। लेकिन E2 मैकेनिज्म में क्या होता है, वन स्टेप कंसर्टेड प्रोसेस होता है। एक साइड से H+ रिमूव होता है और उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं जिससे दूसरे तरफ से हैलाइड आयन रिमूव होता है। यानी कि इस मैकेनिज्म से ये क्लियर है कि बीटा हाइड्रोजन नहीं होने पर E2 एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। अगर किसी सबस्टेट में सपोज दैट किसी सबस्टेट में दो तरह के बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो उस केस में मेन प्रोडक्ट क्या होगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। इसको एल्कोहलिक के वजह से ट्रीट करते हैं तो यहाँ से ब्रोमाइड निकलेगा। देखिए ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये बीटा डैश। यहाँ दो बीटा कार्बन है और दोनों बीटा कार्बनों पे बीटा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हैं। इस केस में मेन प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों प्रोडक्ट बना के देखते हैं। अगर हाइड्रोजन बीटा डैश से निकलता है तो प्रोडक्ट ये बनेगा और अगर हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकलता है तो प्रोडक्ट ये बनेगा। अब इसमें कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा प्रोडक्ट
माइनर प्रोडक्ट होगा। ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। और ये प्रोडक्ट माइनर होता है। ब्यूटीन 1 माइनर प्रोडक्ट और ब्यूटीन 2 मेजर प्रोडक्ट होता है। तो जहाँ कहीं भी पॉसिबिलिटी होता है एक से अधिक प्रोडक्ट बनने के, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और माइनर प्रोडक्ट क्या होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। देखिए इस डबल बॉन्ड से कितने एल्किल ग्रुप अटैच हैं, एक ये है और बाकी सारे हाइड्रोजन हैं। और इस डबल बॉन्ड से कितने एल्किल ग्रुप अटैच हैं, यहाँ 2 एल्किल ग्रुप है और इसमें 1 एल्किल ग्रुप। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन होगा, ब्यूटीन 2, और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ब्यूटीन 1। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है और लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होता है। तो इस मैकेनिज्म के बाद हम देखेंगे सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल सेटजेफ रूल ये बताता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर एक से अधिक प्रोडक्ट बनने के पॉसिबिलिटी होती है तो मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा और माइनर प्रोडक्ट कौन बनेगा। सेटजेफ रूल कहता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन से जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबलर होना चाहिए। इन एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोडक्ट विल बी स्टेबलर तो एलिमिनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं बीटा एलिमिनेशन में वो क्या होते हैं, एल्कीन होते हैं। और इन एल्कीनों की स्टेबिलिटी सेटजेफ रूल से गवर्न होती है। सेटजेफ रूल कहता है कि इन एलिमिनेशन रिएक्शन इफ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट formation of more than one, then major product will be more substituted alkene, more substituted alkene will be major product and less substituted alkene will be minor product. Alkene with maximum number of alkyl group on the doubly bonded carbon atom predominate in the product mixture. प्रोडक्ट मिक्सचर में डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वह एल्कीन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देखते हैं। एल्कीनों में सिंपलेस्ट एल्कीन ये है, इससे थोड़ी सी अधिक स्टेबिलिटी। इसकी होती है, इससे अधिक इसमें सीस और सीस से ज़्यादा ट्रांस। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन है। ये इतने सारे एल्कीन्स हैं। ये प्रिमिटिव एल्कीन है एथीन, लीस्ट स्टेबल होता है। इससे थोड़ा सा अधिक स्टेबल प्रोपीन, उसके बाद ब्यूटीन 2,
ब्यूटीन 2 के बाद ब्यूटीन 2 में ट्रांस एंड सिस दोनों फॉर्म होते हैं। स्टेबलर कौन होता है? ट्रांस। इसके बाद ये है और फिर ये है। तो देखिए यहाँ कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं है। नो एल्किल ग्रुप अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। और यहाँ कितने हैं? 1 एल्किल ग्रुप अटैच विथ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। और यहाँ कितने एल्किल ग्रुप हैं? 2 एल्किल ग्रुप्स अटैच विथ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। यहाँ कितने एल्किल ग्रुप्स हैं? 3 हैं। 3 एल्किल ग्रुप्स अटैच विथ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। और यहाँ 4 एल्किल ग्रुप्स अटैच विथ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच विथ ओलिफिनिक बॉन्ड या अटैच विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हाईएस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ये है और लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ये है। तो सेटजेफ रूल कहता है कि इफ possibility of more than one product in elimination reaction, then major product will be more substituted alkene and minor product will be less substituted alkene। दूसरे शब्दों में कि अगर किसी एलिमिनेशन रिएक्शन में एक से अधिक प्रोडक्ट बनने के चांसेज होते हैं तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं और यही सेटजेफ रूल का बेस है। सेटजेफ रूल कहता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में स्टेबलर इंटरमीडिएट बनना चाहिए और स्टेबलर एल्कीन या स्टेबलर प्रोडक्ट बनना चाहिए। और स्टेबलर प्रोडक्ट कौन होता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए 1 2 3 4 5 2 ब्रोमो पेंटेन। इसको ट्रीट करते हैं हम सोडियम एथॉक्साइड के साथ एथेनॉल सॉल्यूशन में। सोडियम एथॉक्साइड एक स्ट्रांग बेस है, इसको एथेनॉल सॉल्यूशन में ट्रीट करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और उसमें प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा। यहाँ से ब्रोमाइड निकलेगा और यहाँ से अगर एच निकलता है तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा पेंटीन 1। और अगर देखिए ये भी बीटा पोजीशन है और ये भी बीटा पोजीशन है। अगर यहाँ से एच प्लस निकलता है पेंटीन 2। देखिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में है तो सिस फॉर्म है ये और इसका ट्रांस फॉर्म भी बनता है। पेंटीन 2 ट्रांस फॉर्म। तो इस रिएक्शन के स्टडी से ये क्लियर होता है कि ये जो प्रोडक्ट बनता है 31% बनता है, ये बनता है 51% और ये कितना बनेगा 31 51 18%। तो देखिए
इसके एलिमिनेशन से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, देखिए इसमें सब्स्टिट्यूएंट बस एक ग्रुप है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितना है, 2 ग्रुप हैं, और इसमें भी कितना है, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट 2 सब्स्टिट्यूएंट 1 सब्स्टिट्यूएंट। तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा, यानी कि ये दोनों होंगे। अब इन दोनों में सिस और ट्रांस में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ट्रांस आइसोमर सिस आइसोमर की अपेक्षा ज़्यादा स्टेबल होता है। सिस और ट्रांस आइसोमर में ट्रांस आइसोमर सिस के अपेक्षा ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। तो इस प्रकार हमने देखा सेटजेफ रूल। एक रूल है हाफमैन रूल। हाफमैन रूल क्या है, सेटजेफ रूल के अपोजिट होता है। इसमें इन ए सर्टेन कंडीशन व्हेन ए स्टेरिक फैक्टर प्रीडोमिनेट ओवर स्टेबिलिटी फैक्टर देन हाफमैन प्रोडक्ट विल बी फाउंड, यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जब स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट करता है तब बनता है। सपोज करिए ये एक रिएक्शन है, इसको हम ट्रीट करते हैं पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड। यह एक लार्ज ग्रुप कंटेनिंग बेस है। टर्शियरी ब्यूटाक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में ब्यूटीन 1 प्राप्त होता है। यह एक लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन में टर्शियरी ब्यूटाक्साइड एक बल्की ग्रुप है। इस बल्की ग्रुप के कारण ट्रांजिशन स्टेप टर्मिनल हाइड्रोजन से ही हाइड्रोजन रिलीज कर पाता है, और ये इंटरमीडिएट से या बीच के हाइड्रोजन से नहीं निकाल पाता है। कारण क्या है, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड एक बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप स्टेरिक क्राउडिंग के कारण यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है, बल्कि इस टर्मिनल पोजीशन से एक्सट्रैक्ट करता है, और इस केस में ब्यूटीन 1 प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो जब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है तो उस प्रोडक्ट को कहते हैं हाफमैन प्रोडक्ट, और अगर मेजर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेन प्रोडक्ट के रूप में मेजर प्रोडक्ट के रूप में होता है तो उसको कहते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट। तो कंडीशन डिपेंड करता है कि मेजर प्रोडक्ट के रूप में हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा या मेजर प्रोडक्ट के रूप में सेटजेफ प्रोडक्ट बनेगा। हाफमैन प्रोडक्ट में क्या, स्टेरिक फैक्टर प्रीडोमिनेट ओवर स्टेबिलिटी फैक्टर। और सेटजेफ रूल में क्या होता है, सेटजेफ रूल में क्या होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर प्रीडोमिनेट। तो हम जानते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होते हैं, स्टेबलर होते हैं, और स्टेबिलिटी फैक्टर सेटजेफ रूल में डोमिनेट करता है, यानी कि सेटजेफ प्रोडक्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होंगे और स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट करने पर मेजर प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या हाफमैन प्रोडक्ट होंगे। तो हाफमैन प्रोडक्ट किस केस में बनता है, जहाँ स्टेरिक फैक्टर
डोमिनेट करता है। और सेटजेफ रूल में सेटजेफ रूल के प्रोडक्ट कब बनेंगे? जहाँ स्टेबिलिटी फैक्टर डोमिनेट करता है। इस प्रकार ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। आज के वीडियो में आपको जो बात अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेंगे।